आज हम लोग समझेंगे सीड ड्रिल्स के बारे में कि सीड ड्रिल क्या होता है। तो देखिए, नाउ ए डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग। आजकल क्या होता है, सीड ड्रिल का प्रयोग बीज को बोने के लिए, सोविंग के लिए किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। और यहाँ बताना चाहूँगा, सीड ड्रिल का प्रयोग ट्रैक्टरों की सहायता से किया जाता है। तो यहाँ आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं, यह एक सीड ड्रिल का चित्र है। ये देखिए, इसकी सहायता से बीजों को जमीन पे बोया जाता है और इसे ट्रैक्टर से चलाया जाता है। देखिए आगे, दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। सीड ड्रिल की एक अच्छी खासियत यह है कि इसमें सीड को एक समान दूरी पर बोता है और साथ ही साथ इसकी गहराई भी क्या होती है, एक निश्चित होती है। सब सीड की गहराई एक निश्चित होती है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉयल आफ्टर सोविंग। सीड ड्रिल्स से बीज बोने के बाद ये एक निश्चित होता है कि सीड को सोविंग करने के बाद, बोने के बाद उसे मिट्टी से अच्छी तरीके से ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है, दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। मिट्टी से ढक देने से क्या होता है कि चिड़िया बीजों को खा नहीं पाता है, यानी कि सीड का प्रोटेक्ट हो जाता है, सीड की रक्षा हो जाती है चिड़ियों से। क्योंकि मिट्टी ढक जाता है तो चिड़िया उसे खा नहीं पाता है। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। देखिए, सीड ड्रिल्स की सहायता से बीज के बोने से समय की भी बचत होती है और लेबर की भी। मतलब एक साथ बहुत अधिक बीजों को आप आसानी से बो सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं इसमें समय भी बचता है और हमारी जो मेहनत होती है वो भी बच जाती है। इसलिए सीड ड्रिल का प्रयोग एक अच्छी है। देखिए, बूझो कुछ सोच रहा है, तो आइए उसके बारे में समझते हैं कि बूझो क्या सोच रहा है। देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल। बूझो कहता है कि मेरे स्कूल के बगल में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। तो बूझो कहता है कि मैंने पाया कि वहाँ पर छोटे छोटे पौधे को छोटे छोटे बैग में रखा गया था, छोटे छोटे थैली में रखा गया था। Why are they kept this like this? Why are they kept like this? तो इन पौधों को छोटे बैगों में क्यों रखा गया था, वो सोच रहा है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसको पहले कहीं एक जगह पर उसे बढ़ाया जाता है, पहले सीडलिंग तैयार किया जाता है, छोटे छोटे पौधे तैयार किया जाता है और फिर उसको किसी दूसरे जगह पर रोपा जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, उसका पहले सीडलिंग कहीं पर किया जाता है, फिर उसे किसी दूसरे जगह पर रोपा जाता है। शायद यही चीज़ को बूझो अपने स्कूल के नज़दीक में जो नर्सरी है वहाँ पर देखा होगा। देखिए, तो पहली कुछ कहती है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। देखिए, पहली का कहना है कि कुछ पौधे के जो सीड होते हैं, जैसे कि उनमें से पेडी हैं, सबसे पहले उसको एक नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, और जब वो सीडलिंग में तैयार हो जाते हैं, नन्हे पौधे में तैयार हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। तो उसे हाथ से उसे वहाँ से निकाला जाता है। जब सीडलिंग बड़ी हो जाती है तब उसे हाथ से उसे निकाला जाता है। मतलब उसको क्या करते हैं, उसे निकाल के हाथ से वहाँ से निकाल के किसी दूसरे जगह पर फिर उसे रोपा जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ
फॉरेस्ट प्लांट जो होते हैं, जो जंगल के जो पौधे होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, उन्हें भी नर्सरी में पहले उगाया जाता है, फिर जाके उसे ट्रांसप्लांटेड किया जाता है और दूसरे जगह पर रोपा जाता है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब आप सीड को जब ज़मीन में आप गाड़ते हैं, रोपते हैं, सीड को बोते हैं, तो इस बात को भी यहाँ ख्याल करना चाहिए कि सीड को एक विशेष दूरी पर लगाना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर सीडों को डालनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप सामने सामने दे देंगे तो वो पौधे, जो प्लांट तैयार होगा, वो ओवर क्राउडिंग बहुत ही नज़दीक नज़दीक में हो जाएगा, इससे पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हमें इस बात का ख्याल करना होगा कि सीड को जब ज़मीन में देते हैं तो एक विशेष दूरी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बनी होनी चाहिए। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखिए अगर हम सीड को एक निश्चित दूरी पर लगाएंगे ना, तो हर सीड के जो पौधे तैयार होंगे उसको पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी मिल जाएगी, उसे उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट पोषक मिल जाएगा, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी से उसे पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाएगा। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ पौधे को रिमूव कर दिया जाता है, कुछ पौधे को हटाना भी पड़ जाता है, जिससे कि ओवरक्राउडिंग ना हो। ठीक है, मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे ना निकल रह जाएं। अगर एक ही जगह पर बहुत पौधे हो जाएंगे तो बहुत सारे पौधे क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए ओवरक्राउडिंग को से बचाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग कुछ पौधे को उखाड़ के हटा देते हैं। अब हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े अन्य टास्क पर जाएंगे। तो देखिए अगला टास्क क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक को मिलाना। तो देखिए मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों मिलाया जाता है, कब मिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए जो सब्सटेंस मिट्टी में पौधे के हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसके स्वस्थ वृद्धि के लिए, पौधे के अच्छे वृद्धि के लिए न्यूट्रिएंट के रूप में जो पदार्थ मिट्टी में मिलाई जाती है, उन्हें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कही जाती है। मतलब कह सकते हैं कुल मिला के कि ऐसे पदार्थ जो पोषक के रूप में, न्यूट्रिएंट के रूप में पौधे को दी जाती है, उसे ही मैन्योर या फर्टिलाइज़र कही जाती है। जब मैन्योर या फर्टिलाइज़र जब उसे मिट्टी में हम लोग देते हैं तो पौधे उसको लेता है मिट्टी से, जिससे उसका ग्रोथ अच्छी होती है। अब देखते हैं कि बूझों ने कुछ देखा है, तो चलिए बूझों ने क्या देखा है उसको समझते हैं। तो देखिए, आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म। बूझो कहता है कि मैंने एक फार्म में हेल्दी क्रॉप को ग्रोइंग होते हुए देखा है, एक फार्म में स्वस्थ पौधे को बढ़ते हुए देखा है। इन द नेबरिंग फार्म, और फिर बूझो ये भी कहता है कि वो उसके जो नज़दीक में जो फार्म है, उस फार्म में द प्लांट्स वर वीक, पौधे जो हैं वो कमज़ोर हैं। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर, क्यों कुछ पौधे दूसरे पौधे के तुलना में अच्छे तरीके से बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सोयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। मिट्टी जो होती है क्रॉप प्लांट्स को, फसल वाले पौधे को मिनरल न्यूट्रिएंट्स, खनिज पोषक प्रदान करता है। These nutrients are essential for the growth of plant.
ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो पौधे के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। इन सर्टेन एरियाज, अगर हम कुछ खास क्षेत्र में अगर बात करें तो फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। एक ही खेत में क्या करते हैं, वो बार बार फसल लगाते हैं। किसान जो होते हैं एक ही खेत में बार बार फसल लगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो, मतलब खेत को कभी भी खुला नहीं छोड़ता, अनकल्टिवेट के रूप में नहीं छोड़ता, मतलब उसमें एक फसल के बाद दूसरी फसल, फिर अगली फसल, फिर अगली फसल, इस तरह उगाते रहता है किसान। इससे क्या होता है, जरा सोचिए, इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। तो जरा सोचिए कि तब उस खेत का न्यूट्रिएंट का क्या होगा अगर बार बार फसल लगाते चले जाए पौधे, तो खेत पे जो मौजूद जो न्यूट्रिएंट है मिट्टी में उसका तो यूज करते रहेगा। जितनी बार फसल लगाएगा हर फसल क्या करेगा, ज़मीन पे जो न्यूट्रिएंट है उसको यूज़ करेगा। तो इस तरह बार बार फसल लगाते चले जाएंगे तो ज़रा सोचिए कि उन न्यूट्रिएंट का क्या होगा जो सोयल में है। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। लगातार फसल उगाने से क्या होता है कि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स जो होती है उसकी कमी आ जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू एड मैन्यूर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए किसान को खेतों में मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए खाद मिलाना होता है। मतलब जैसे बार बार फसल लगाते हैं तो पौधे क्या करता है ना, मिट्टी में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट होता है उसको वो यूज़ कर लेता है। इससे क्या होता है कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाता है। इसलिए किसान को क्या करना पड़ता है न, न्यूट्रिएंट जो कमी हो गया था उसको पूरा करने के लिए उसे खाद डालना होता है, मैन्यूर मिलाना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, यानी कि मिट्टी में खाद मिलाने को, मैन्यूर मिलाने को, इस प्रोसेस को मैन्यूरिंग कही जाती है। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। देखिए, अगर आप मैन्यूर कर रहे हैं, मैन्यूरिंग कर रहे हैं, आप खाद मिला रहे हैं खेत में, सॉइल में, तो अगर आप इम्प्रॉपर, सही मात्रा में और उचित तरीके से, देखिए इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट, उचित तरीके से आप मिला नहीं रहे हैं और सही मात्रा में भी अगर आप नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा कि पौधे वीक हो जाएंगे, पौधे कमज़ोर हो जाएंगे न्यूट्रिएंट की कमी में। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट्स। खाद जो होता है वो जैविक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और ये प्लांट के वेस्ट्स और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोज होने से, उसके क्षय होने से, उसके नाश होने से प्राप्त होता है। फार्मर्स डंप प्लांट और एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस। किसान जो होता है खुले क्षेत्र के जो गड्ढा होता है उसमें प्लांट के वेस्ट और एनिमल के वेस्ट को वहाँ पर वो जमा करता है। एंड अलो इट टू डिकम्पोज, और उसे क्षय होने के लिए छोड़ देता है। द डिकम्पोजिशन इज काउज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसे डिकम्पोजिशन करने लगता है, मतलब हेल्प करता है डिकम्पोजिशन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्यूर, और यही जो क्षय हुआ पदार्थ जो है ऑर्गेनिक मैन्यूर के रूप में, जैविक खाद के रूप में यूज होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आप वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पहले ही क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्टिविटी 1.2 देखेंगे, और इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे ये कि फसल में मैन्यूर और फर्टिलाइज़र मिलाने से क्या होता है। तो देखिए, टेक
मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। कहता है क्या, मूंग या ग्राम के सीड लीजिए और उन्हें जर्मिनेट कराइए, उसे अंकुरित कराइए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, और 3 पौधे को लीजिए, 3 सीडलिंग को लीजिए जो एक जैसे साइज हैं। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, 3 खाली ग्लासेस लेना है जो एक जैसे वेसल होने चाहिए। मार्क देम ए, बी एंड सी, और उस पर निशान लगाइए ए, बी और सी। टू ग्लास ए, अब देखिए ग्लास ए में क्या है, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्स विथ लिटिल काउ डंग मैन्यूर। ग्लास ए में क्या कीजिए, थोड़ी सी मात्रा में मिट्टी लीजिए और उसमें थोड़ी गाय की जो गोबर की जो खाद होती है उसको उसमें मिक्स कीजिए। इन ग्लास बी, और दूसरे ग्लास में क्या करना है, पुट द सम अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्स विथ ए लिटिल यूरिया। बी वाले ग्लास में थोड़ी मात्रा में मिट्टी लेना है और उसमें थोड़ी मात्रा में यूरिया उसमें मिक्स करना है। उसके बाद देखिए, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। अब सी वाले ग्लास में क्या करना है, उतना ही मात्रा में मिट्टी लेना है जितना कि पहले लिए थे, और इसमें किसी प्रकार का कोई चीज़ इसमें मिक्स नहीं करेंगे। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब प्रत्येक ग्लास में समान मात्रा में पानी डालना है। एंड द प्लांट्स ऑफ सीडलिंग इन देम, और उसमें क्या करेंगे, वो जो हम सीडलिंग लिए थे उसको उसमें रोप देंगे तीनों ग्लासेस में। कीप देम इन ए सेफ प्लेस, और उसे किसी सेफ जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखेंगे। एंड वाटर देम डेली, और उसे रोजाना पानी देंगे। मतलब क्या करना है, कीप देम इन ए सेफ प्लेस, किसी सुरक्षित जगह पर रखना है इनको और उसे रोजाना पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days, 7 से 10 दिन के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसे ऑब्जर्व करना है। 7 से 10 दिन के बाद हमें उन तीनों जो ग्लासेस में जो पौधे लिए थे उसे ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है। तो क्या पाते हैं, तो यहाँ पर ही ए, बी, सी में देखिए हमें पौधे की साइज, अलग अलग साइज देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग साइज देखने को क्यों मिल रहा है, तो उसके पीछे सीधा कारण है उस पर जो मिलाए गए मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के कारण। तो अब हम लोग समझेंगे कि किस में ज़्यादा बढ़ा होगा, किस में कम बढ़ा होगा। तो देखिए, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट सेम पेस। तो हमसे प्रश्न किया रहा है, क्या जो सभी ग्लासेस में जो पौधे की जो बढ़ने की जो रेट है, जिस जिस स्पीड में बढ़ रहा है, तो क्या वो तीनों ग्लास में पौधे एक ही स्पीड में, एक ही पेस में बढ़ रहा है। तो देखते हैं, अगर एक ही पेस में तीनों नहीं बढ़ रहा है, एक ही रफ्तार में तीनों नहीं बढ़ रहा है, तो किस में, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो किस ग्लास में अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, और किस में काफ़ी तेज़ी से, सबसे तेज से ग्रोथ हो रहा है। तो सीधी बात हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोगों ने मैन्यूर फर्टिलाइज़र मिलाए हैं उसी में सब देखने को मिलेगा तेज़ी से बढ़ने वाला। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं ना, केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं। विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जिसमें किसी खास प्रकार के न्यूट्रिएंट बहुत अधिक मात्रा में होती है। मतलब फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें विशेष प्रकार का न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में उसमें मौजूद होती है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, तो फिर ये फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैन्यूर से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार डिफरेंट है।
फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। तो सबसे पहला आंसर आता है फर्टिलाइजर्स जो होता है उनको फैक्ट्रियों में निर्माण किया जाता है, मगर फैक्ट्रियों में निर्माण मैन्योर का नहीं होता। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल क्या हैं? यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटासियम। ये कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। देखिए, किसान जब यूज़ करता है फर्टिलाइजर्स तो उसे अच्छी पैदावार प्राप्त होती है, ज़्यादा फसल उसे प्राप्त होती है। कौन से फसल में देते हैं? जैसे कि देखने को मिलता है, जैसे कि वीट हो गया, पेडी हो गया, मेज हो गया। अगर इनमें वो फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है तो किसान को अच्छा खासा इससे पैदावार प्राप्त होता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। किंतु बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के प्रयोग करने से मिट्टी में जो उपज देने की शक्ति होती है, फर्टिलिटी जो होती है, वो कम हो जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि सॉइल में फर्टिलिटी घट जाती है, मतलब वो फर्टाइल नहीं रह जाता उतना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग नहीं करने बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रयोग करने से, फर्टिलाइज़र के ज़्यादा प्रयोग करने से मिट्टी में उपज देने की क्षमता घट जाता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। दूसरी बात और एक चीज़ क्या है? फर्टिलाइज़र के कारण वाटर पोल्यूशन भी होता है। यानी कि कह सकते हैं फर्टिलाइज़र सोर्स है वाटर पोल्यूशन का, जल को दूषित करता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, इसलिए अगर आप मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं, we have to substitute fertilizers with organic manure। तो हमें फर्टिलाइजर्स के जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर मिलाना चाहिए। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन द टू क्रॉप्स, या कह सकते हैं दो फसल के बाद उसे अनकल्टिवेटेड के लिए छोड़ दिया जाए।